हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए अंग्रेजी से कर रहे हैं और सेकंड सेमेस्टर में है, इस बार उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन, जो मतलब स्टेंजाज हैं उनके रेफरेंस के साथ एक्सप्लेनेशन जो है उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले जो भी हमारे फ्रेंड, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, मैं सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर लिखा गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजाज रहेंगे आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेंजा हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इस वीडियो में रखे गए हैं आपके लिए। तो पहला स्टेंजा देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। ऑन मार्गरेट्स सेंड्स आई कैन नॉट कनेक्ट नथिंग विथ नथिंग, द ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स, मई पीपल हम्बल पीपल हु एक्सेप्ट नथिंग। जी हाँ, ये स्टेंजा है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है दोस्तों। अगर ये एग्जाम में आता है तो किस तरह इसको रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट इसका कैसे लिखेंगे। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, रेफरेंस में आप जानते हैं कि ये स्टेंजा कहाँ से सेलेक्ट है, मतलब कहाँ से लिया गया है, और इसके कंपोज़र यानी कवि, इसको लिखने वाले कौन है, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में यानी ये प्रसंग, इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, ये चीज़ बताई जाती है। एक्सप्लेनेशन में इसको पूरा एक्सप्लेन करके इसकी व्याख्या करके अर्थ पूरा इसका लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं पहला जो ये हेडिंग जो देखते हैं, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी सबसे पहले यही करना होता है। तो देखिए किस चैप्टर से है। दीज लाइन्स अकर इन द पोएम वेस्टलैंड, यानी जो आपका वेस्टलैंड जो पोएम है, काफ़ी फेमस कविता है दोस्तों, इसी से लिया गया है। ये स्टेंजा जो है, ये लाइनें जो हैं उसी से ली गई हैं। इट हैज़ बीन एक्सट्रैक्ट फ्राम द थर्ड सेक्शन इंटाइटल फायर सरमन। जी हाँ, ये मतलब इस कविता के तीसरे सेक्शन से ली गई हैं, जो कि फायर सरमन जो शीर्षक है उसके अंतर्गत आती हैं। इन दीज लाइन द पोएट T.S. Eliot, who was the greatest poet of the last century, brings to light the corruption which had prevailed in the society in the society हाँ, यहाँ से देखिए कि इन दी लाइन्स द पोएट T.S. Eliot, यानी इन लाइनों में जो कवि हैं T.S. Eliot साहब, हु वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, जो कि लास्ट सेंचुरी के यानी पिछली शताब्दी के, या यूँ कह लीजिए 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवि थे। ब्रिंग्स टू लाइट यानी प्रकाश डालते हैं किस चीज़ पर, द करप्शन व्हिच हैड प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी, यानी जो उस समय के सोसाइटी में, समाज में जो करप्शन भरा हुआ था उसी पर प्रकाश डालते हैं। करप्शन यानी भ्रष्टाचार जो था उस समय इंग्लिश सोसाइटी में, उसी के बारे में बताते हैं। आगे देखिए, देयर आर 3 डाटर्स ऑफ द रिवर टेम्स, यानी रिवर टेम्स के 3 पुत्रियाँ हैं। हु डिस्क्राइब्स दियर मिसफॉर्चून, जो अपने दुर्भाग्य के बारे में वर्णन करती हैं, बताती हैं। दे हैड बीन रेप्ड ओपनली इन द ब्राइट लाइट ऑफ द डे एट मार्गरेट इनटू अ बोट, यानी उनको उनके साथ रेप किया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, यानी दिन के उजाले में ही मार्गरेट एक स्थान है, उसी स्थान में इनटू अ बोट यानी एक बोट में, नाव में। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दी लाइन्स द सफरर सेज दैट शी वाज रेसिडेंट ऑफ मार्गरेट, यानी इन लाइनों में जो सफरर कहने मतलब पीड़िता जो है, वो ये बात बताती है कि वो कहाँ की रहने वाली है दोस्तों, मार्गरेट की निवासी है या रहने वाली है। शी वाज काज बाई द रेपिस्ट, यानी उसको रेपिस्ट के द्वारा पकड़ा गया था। हु रेप्ड हर, जिसने उसको रेप किया था। शी वाज, आगे देखते हैं दोस्तों, शी वाज हेल्पलेस, यानी वो असहाय थी। शी कुड नॉट अपोज द रेपिस्ट बिल, यानी उसने रेपिस्ट की इच्छा का विरोध नहीं कर पाई वो।
शी वाज टू वीक टू हेल्प हर सेल्फ, यानी वो अपनी सहायता करने में बहुत कमज़ोर थी, कहने का मतलब वो अपनी सहायता नहीं कर सकी। द रेपिस्ट वाज अ मैन विद ब्रोकन फिंगर्स, यानी जो रेपिस्ट था उसकी अंगुलियां टूटी हुई थी। हिज नेल्स वर डर्टी, उसके जो नाखून थे वो भी गंदे थे। ही बिलोंग टू द लोअर मीनियल क्लास, यानी वो एक निम्न वर्ग से संबंध रखता था। द गर्ल सेज, लड़की कहती है, दैट सी बिलोंग्ड टू द प्रोटेस्ट पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी लड़की ये बताती है कि वो जो है समाज के गरीब तबके से संबंध रखती है। हर गार्जियंस न्यू, उसके गार्जियन जानते हैं, अबाउट हर रेप, उसके रेप के बारे में। बट दे वर टू हेल्पलेस, यानी वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं, असहाय हैं। टू रिसेंट अगेंस्ट द रेपिस्ट डिजायर, यानी रेपिस्ट की इच्छा का विरोध करने में वो भी बहुत असहाय हैं, कहने का मतलब कि इतने कमज़ोर हैं कि वो उसकी रेपिस्ट का विरोध नहीं कर सकते हैं। ये आपका एक्सप्लेनेशन था उस लाइन का। उसके बाद नोट के अंतर्गत देखते हैं, द पोएट वांट्स टू से, कभी कहना चाहता है, दैट वोमेन्स सिचुएशन इन 20th सेंचुरी की जो वोमेन की सिचुएशन थी, यानी औरतों की जो स्थिति थी 20वीं शताब्दी में, हैड बीन वेरी मिजरेबल, यानी बहुत ही दयनीय हो गई थी। इन द 16th सेंचुरी व्हेन एलिजाबेथ वाज इन पावर, यानी 16वीं शताब्दी में जब एलिजाबेथ पावर में थी, क्वीन एलिजाबेथ की बात हो रही है दोस्तों, यानी एलिजाबेथ सत्ता में थी। शी वाज वेरी स्ट्रांग इन कंपेरिजन टू ह्यूमन फॉल, की यानी मनुष्य के झुंडों में वो क्या थी, मतलब औरतें क्या थी उस समय, बहुत ही स्ट्रांग थी, यानी एलिजाबेथ के समय में, उनके पीरियड में, उनके शासनकाल में। टुडे वुमन इज टू वीक, यानी आज जो है औरतें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। एनी वन कैन मोलेस्ट हर चेस्टिटी, यानी कोई भी उनकी शुचिता को मतलब नष्ट कर सकता है, मसल सकता है इस तरह से, यानी उनकी पवित्रता को कोई भी अपमानित कर सकता है, ये कह सकते हैं आप। सी हैज़ नो पावर टू ग्रूज एंड रेसिस्ट अगेंस्ट मैंस विल, यानी उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो मैंस की विल, यानी जो पुरुषों की इच्छाएं हैं उनका विरोध जो है कर सके, उनके विरोध में खड़ी हो सके, इतनी पावर मतलब इतनी शक्ति उनके पास नहीं है। हर गार्जियंस आल्सो कैन नॉट डेयर टू स्टैंड अगेंस्ट द ऑफेंडर्स, यानी उनके गार्जियन जो हैं, उनके माता पिता जो हैं या उनके जो गार्जियन हैं वो भी मतलब हिम्मत नहीं कर सकते, डेयर नहीं कर सकते टू स्टैंड अगेंस्ट, विरुद्ध में खड़ा होने का, द ऑफेंडर्स, यानी जो अपराधी हैं, कहने का मतलब जो रेपिस्ट या इस तरह के अन्य मतलब अपराधों में संलिप्त अपराधी हैं, तो उनका विरोध जो है उनके गार्जियन भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेंजा है, सन ऑफ मैन यू कैन नॉट गेस फार यू सी ओनली अ हीप ऑफ इमेजेस, यानी 2 लाइनों का ही स्टेंजा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, देख लीजिए इसको। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ और प्रसंग देते हैं। दी लाइन्स अपीयर इन द वेस्टलैंड कंपोज बाय टी.एस. इलियट अंडर द कैप्शन द ब्यूरियल ऑफ द डेड, यानी ये लाइनें दोस्तों, ये लाइनें भी आपकी वेस्टलैंड से अपीयर हैं, उसी से ली गई हैं दोस्तों, और जो कि टी.एस. इलियट साहब द्वारा कंपोज किया गया है, उनके द्वारा रचित है ये रचना जो है, ये कविता जो है। और किस कैप्शन के अंतर्गत है दोस्तों, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, यानी इस शीर्षक के कैप्शन के अंतर्गत ये पोयम आती है, ये लाइनें आती हैं। टी.एस. इलियट ब्रिंग्स टू लाइट द रेडनेस ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी इन द कंटेम्प्रोरी यूरोप, यानी इलियट साहब क्या करते हैं, उस समय की जो वहाँ की अंग्रेजी मतलब कंटेम्प्रोरी यूरोप में, यानी समकालीन यूरोप में कह सकते हैं कि जो अंग्रेजी सोसाइटी की जो परिस्थिति थी उसके बारे में, उसकी दयनीयता जो आप कह सकते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं, यानी अंग्रेजी समाज के दयनीयता के बारे में प्रकाश डालते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। द वेस्टलैंडर्स हैव नो सेंस ऑफ मोरल्स, यानी वेस्टलैंडर्स जो यानी वेस्टलैंड के जो रहने वाले हैं उनके पास क्या है दोस्तों, मोरल नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहने का मतलब नैतिकता उनके पास नहीं है। आगे देखते हैं, दे आर डिजेनरेट्स, यानी वे पतित की श्रेणी में आते हैं। स्पिरिचुअलिज्म हैज़ ऑलमोस्ट डिसअपियर्ड, यानी जो मतलब स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्मवाद आप जिसको कह सकते हैं, कि वो भी क्या है, एकदम से
डिसअपियर हो चुका है, गायब हो चुका है, यानी वो भी जरा सा भी नहीं है। दे डू नॉट लाइक एक्टिव लाइफ ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल कभी ये कहना चाहता है कि अप्रैल में एक्टिव लाइफ यानी काम करने का समय जो है, महीना जो है अप्रैल में होता है, अप्रैल होता है, तो उसमें वो लोग मतलब उस महीने को पसंद नहीं करते, उस जीवन को पसंद नहीं करते। दे लाइक द कोल्डेस्ट विंटर, यानी वो ठंडे विंटर को, कहने का मतलब कि ठंडी सर्दी के ऋतु को पसंद करते हैं। फुल ऑफ स्नो एंड आइस, यानी जो बर्फ़ और मतलब स्नो से, आइस से भरी हुई हो, बर्फ़ से भरी हुई हो। सो दैट दे मे रिमेन इनसाइड होम एंड इन्जॉय सेक्स, इसलिए मतलब ताकि वो इस मौसम को पसंद करते हैं ताकि वे घर में रह सकें, घर के अंदर रह सकें और इन्जॉय सेक्स और सेक्स का आनंद ले सकें। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों इस लाइन का, इन दी लाइन टी एस इलियट रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ गर्ल मैरी। जी हाँ, इन लाइनों में टी एस इलियट साहब याद करते हैं द स्टोरी ऑफ गर्ल मैरी, यानी एक लड़की मेरी है, उसकी कहानी को याद करते हैं। हु आज इमेच्योर इन एज, जो कि मैच्योर नहीं है, यानी जिसकी एज जो है मैच्योरिटी यानी जिसके पास नहीं है, कहने का मतलब कि एज उसकी कम है, मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। सी हैड गॉन ऑन स्लेजिंग विथ हर कजिन द ड्यूक, यानी वो ड्यूक जो कि उसका कजिन है, कजिन का मतलब चचेरा भाई हो है, तो उसके साथ क्या करती है, स्लेजिंग के लिए जाती है, यानी बर्फ़ पे जो स्लेजिंग की जाती है दोस्तों उसके लिए जाती है। ड्यूरिंग द स्लेजिंग द सी इंजॉयड सेक्स विद द ड्यूक, यानी उस के दौरान, स्लेजिंग के दौरान क्या करती है, वो ड्यूक के साथ सेक्स को एंजॉय करती है। इलियट सेज दैट पीपल इन द वेस्ट लैंड इंजॉय सेक्स बिफोर दे आर फिट फॉर इट, यानी इलियट साहब ये कहते हैं कि वेस्ट लैंड के पीपल जो लोग जो हैं सेक्स को एंजॉय करते हैं बिफोर दे आर फिट फॉर इट, यानी जबकि वो उसके लिए फिट नहीं होते, उसके पहले, कहने का मतलब कि फिट होने के पहले ही, कहने का मतलब मैच्योरिटी के पहले ही इंजॉय करते हैं। आगे देखते हैं, इवन इन प्री मैच्योरिटी डेज दे एंजॉय सेक्स, यानी प्री मैच्योर, यानी कहने वही बात कि प्री मैच्योरिटी में भी, यानी आप परिपक्व समय में, यानी जो उसमें भी क्या करते हैं, वो इंजॉय करते हैं। कॉमन पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड, यानी जो कॉमन पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी जो साधारण व्यक्ति हैं इसको समझ नहीं सकते। दे हैव सीन लाइफ इन फ्रेगमेंट इनटू ब्रोकन इमेजेस, यानी वे जो है टूटे हुए चित्रों में लाइफ को देखते हैं। टायरेसियस हैज सीन द होल ऑफ लाइफ, यानी टायरेसियस पूरे जीवन को देखता है। अब नेक्स्ट स्टेंजा दोस्तों इसमें दिया गया है, अप्रैल इज द, अगला स्टेंजा है, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग हिलाक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिज़ायर, स्ट्रिंग डल रूट्स विथ स्प्रिंग रैन, यानी ये स्टेंजा दोस्तों इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है आपके लिए, देख लीजिए कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। रेफरेंस में देखेंगे दोस्तों, द प्रेजेंट स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लॉन्गर पोएम द वेस्टलैंड कंपोज्ड बाय टी एस इलियट। जी हाँ, वही बात, अगर एक ही पोएम से आता है स्टेंजा तो रेफरेंस लगभग सेम ही लिखना होता है। तो ये स्टेंजा जो है, यानी जो प्रस्तुत स्टेंजा है वो किससे लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है जो लंबी कविता है वेस्टलैंड से, और जो इलियट साहब के द्वारा कंपोज की गई है। द पैसेज इज अ पार्ट ऑफ द इंटीरियर मोनोलॉग स्पोकन टू हिमसेल्फ बाय टायरसियस अस द प्रोटोगोनिस्ट इन द पोएम, यानी ये जो पैसेज है ये कहाँ से लिया गया है, एक इज अ पार्ट ऑफ द इंटीरियर मोनोलॉग, यानी ये मतलब आंतरिक मोनोलॉग जो एकालाप होता है दोस्तों, एकालाप से लिया गया है। स्पोकन जो कहा गया है, स्पोकन टू हिमसेल्फ जो स्वयं कहा गया है, बाय टायरसियस, यानी टायरसियस के द्वारा, अस द प्रोटोगोनिस्ट इन द पोएम की जो कि इस पोएम का नायक है उसी के द्वारा एकालाप किया गया है। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंटरप्रिटेशंस द वेस्टलैंड इज अ सिंबल ऑफ द मटेरियलिस्टिक माइंड व्हिच इज फुल ऑफ सेल्फिशनेस एंड लस्ट, यानी इस मतलब तत्कालिक जो है, तत्कालिक
वर्णन के अनुसार जो है द वेस्टलैंड क्या है, एक सिंबल है ऑफ द मटेरियलिस्टिक माइंड, यानी भौतिकवादी मन का एक सिंबल है, प्रतीक है। व्हिच इज फुल ऑफ सेल्फिशनेस, जो कि भरा हुआ है सेल्फिशनेस एंड लस्ट, यानी स्वार्थ, मतलब स्वार्थपन से, एंड लस्ट और वासना से। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं दोस्तों कि क्या कहता है टायरेसियस, क्या कहता है। इन दी लाइन्स टायरेसियस सेज दैट द स्प्रिंग सीजन विथ इट्स अप्रैल रेन starts the dull roots of lilac and other trees in the वेस्टलैंड। यानी जो स्प्रिंग सीजन होता है दोस्तों, टायरेसियस इन लाइनों में कहता है कि स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु है, विथ इट्स अप्रैल रेन, यानी जो अप्रैल के महीने में आती है, ये ऋतु जो है अप्रैल के महीने में आती है, वो बहुत ही इज द डल रूट्स ऑफ इलियक एंड अदर ट्रीज, वो डल कर देती है द रूट, मतलब ऑफ इलियक, ये इलियक एक मतलब वृक्ष का नाम है, एंड अदर ट्रीज, अन्य वृक्षों को भी, इन द वेस्टलैंड यानी वेस्टलैंड में। आल्सो टर्न्स देम ग्रीन एंड कवर्स देम विथ ब्लोसम्स एंड फ्लावर्स ऑन, यानी और क्या करती है दोस्तों, उनको क्या कर देती है, हरा कर देती है, यानी कहने का मतलब बसंत ऋतु में पेड़ों पर यानी पौधे जो होते हैं उन पर पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं, एंड कवर्स देम विथ ब्लॉसम, और उनको फूलों से भर देती हैं, एंड फ्लावर्स यानी कलियों और फूलों से भर देती हैं जल्दी ही। द स्प्रिंग आल्सो एक्साइट्स इन मैन मोर सेक्सुअल डिज़ायर, यानी स्प्रिंग सीजन जो है व्यक्ति में अत्यधिक सेक्सुअल इच्छा को क्या करता है, उत्पन्न करता है। व्हिच अराउजेज देयर स्पिरिट फ्रॉम द स्लम्बर ऑफ मटेरियलिज्म, जो कि उसकी आत्मा को, उनकी आत्मा को भौतिकवाद यानी भौतिक बाद के मतलब उससे जो है क्या करता है, प्रेरित करता है, उसकी तरफ प्रेरित करता है। दियर सोल्स वोकन अप दियर एक्सिस्टेंस लुक इनटू द प्रेजेंट, यानी उनकी आत्माएं प्रेजेंट को देखने में अपने मतलब अपनी स्थिति को, अपने अस्तित्व को प्रेजेंट में, वर्तमान में देखने की कोशिश करती हैं, देखती हैं। द फ्यूचर एंड द पास्ट, यानी वर्तमान, भविष्य और अतीत, यानी भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में देखने की कोशिश करती हैं, कंपैरिजन करती हैं। द पीपल ऑफ द वेस्टलैंड आर दस वेल रिमाइंडेड ऑफ दियर ग्लोरियस स्पिरिचुअल पास्ट, यानी जो वेस्टलैंड के पीपल हैं, लोग हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं आप दियर ग्लोरियस स्पिरिचुअल पास्ट, यानी अपने शानदार जो है आध्यात्मिक अतीत को याद करते हैं। दियर हंग्री सोल्स डिजायर टू नोबल स्पिरिचुअल फूड, यानी उनकी जो मुखी आत्माएं हैं वो इच्छा करती हैं किस चीज़ की, नोबल स्पिरिचुअल फूड, यानी कहने का मतलब आदर्श जो आध्यात्मिक भोजन है उसकी इच्छा करती हैं, यानी अध्यात्म की तरफ जाना चाहती हैं, ऐसी इच्छाएं उनके मन में जागृत होती हैं। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैड बीन, यानी यादें जो है, मेमोरी जो है कि क्या हुआ था, एंड द डिजायर्स फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, और जो स्पिरिचुअल लाइफ की इच्छाएं जो हैं, आध्यात्मिक जीवन की इच्छाएं, गेट मिक्सड अप, मिल जाती हैं, एंड मेक देम मच टू अनईजी, यानी उनको असहज कर देती हैं। बट सिंस दे आर मटेरियलिस्टिक, लेकिन जब वो भौतिकवादी हैं, दे कैन नॉट टर्न टू द परस्यूट ऑफ नोबल स्पिरिचुअल लाइफ, यानी चूँकि वो भौतिकवादी हो चुके हैं, इसलिए वो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, कहने का मतलब आध्यात्मिक जीवन की तरफ टर्न नहीं हो सकते, यानी उस तरफ नहीं जा सकते, मुड़ नहीं सकते उस तरफ। अब नोट में देखते हैं दोस्तों, यानी टायरेसियस कंक्लूड्स दैट द स्प्रिंग ऑफ रेदर अप्रैल इज द मोस्ट पेनफुल पीरियड ऑफ टाइम फॉर द पीपल ऑफ द वेस्टलैंड, यानी टायरेसियस इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो स्प्रिंग आर रेदर अप्रैल, यानी जो स्प्रिंग का सीजन है या अप्रैल का महीना जो है, ये मोस्ट पेनफुल पीरियड है, यानी बहुत ही दर्दनाक समय आप कह सकते हैं है, फॉर द पीपल ऑफ वेस्टलैंड, यानी वेस्टलैंड के लोगों के लिए। फॉर ड्यूरिंग दैट पीरियड दे आर टर्न्ड बाई आन इनर कॉन्फ्लिक्ट, यानी इस समय वो क्या करते हैं, इस समय के दरमियान वे लोग, उनके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट यानी आंतरिक संघर्ष
की तरफ वो मुखर हो जाते हैं, आंतरिक संघर्ष उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो बिटवीन किनके बीच में दोस्तों, बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, यानी जो उनके एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ उनकी जो प्रबल इच्छाएं हैं, और एंड ड्राई थॉट और सूखे विचारों में आप सेक्सुअल प्लीजर, फाइनेंशियल सक्सेस ईटीसी, यानी जो सेक्सुअल प्लीजर है, आनंद है दोस्तों, और फाइनेंशियल सक्सेस है, यानी कहने का मतलब आर्थिक सफलता है, इन सब चीज़ों तथा जो स्पिरिचुअल लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन है, उस दोनों के प्रति जो है बीच में संघर्ष के रूप में पाते हैं, यानी संघर्ष उत्पन्न हो जाता है उन दोनों के बीच में। ये नोट में बताया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही स्टेंजाज थे आपके लिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार आप टाइप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।